गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको मेरा प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। एक बार पुनः स्वागत है विश्व शांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर, जहां आपके लिए नित्य नए वीडियोस का निर्माण हो रहा है। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जिन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा और विश्व शांति के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हम डॉक्टर सुनील देवधर के साथ ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्म के गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म। पिछली बार हमने गुलजार के लिखे गीत तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ, इसके अध्यात्म पर विश्लेषण शुरू किया था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ढूंढते हैं बाकी के गीत में छिपा हुआ अध्यात्म। अब चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और गौरी श्रीवास्तव के पास, जहां गुलजार के लिखे फिल्म मासूम के गीत, उसमें ढूंढेंगे अध्यात्म। गीत को एपिसोड के लिए गाया है नीलाक्षी पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। बचपन में हमारी एक मासूमियत छिपी होती है, जो बड़े होते होते कहीं गुम हो जाती है। I like to believe that I am still young and मासूम, but as I grow older, जिंदगी ने भी ठान लिया कि वो मुझे लाइफ लेसन सिखाए बिना आगे नहीं बढ़ने देगी। हमारा आज का गीत भी कुछ ऐसा ही है। लाइफ लेसन सीखते सीखते हम जिंदगी से नाराज तो नहीं हैं, लेकिन हैरान ज़रूर हैं। ऑब्वियसली आपने गीत गेस कर लिया होगा। आज का गीत है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। यह गीत मूवी मासूम का है, जो 1983 में रिलीज हुई थी। हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार गौरी, नमस्कार। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर जी। चलिए सुनते हैं आज का गीत। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में, मिले छाँव के ठंडे साए। जी, गीतकार कौन से रिश्तों की बात कर रहे हैं? रिश्ते नए समझाए। बेशक जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो फिर हमें रिश्तों की नए सिरे से पड़ताल भी करनी पड़ती है और पहचान भी करनी पड़ती है, उसकी परिभाषा भी नए सिरे से लिखनी पड़ती है। और जब आप धूप की बात कर रही हैं तो जीवन केवल धूप नहीं है। हाँ। कभी धूप कभी छाँव, है ना। निदा फाजली ये कहते हैं ना कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो जिंदगी में, किताबों में जिस तरह से जिंदगी वर्णित है, जिंदगी केवल उतनी नहीं है। जिंदगी में जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनके अनुभवों से होकर गुजरते हैं, तो फिर आपने कहने रिश्ते नए समझाए, तो फिर हमें नए नए रिश्तों से साबका पड़ता है और हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। और ये सेकंड लाइन में क्या गीतकार ये कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें उसके ज़िंदगी से चले जाने के बाद ही समझ में आती है? कुछ ऐसा ज़रूर है जीवन में, क्योंकि जो हमारे पास है उसकी अहमियत हम तब तक महसूस नहीं करते जब तक कि वो हमारे पास है। जब वो हमारे पास नहीं होती तब हमको लगता है, और इसीलिए निदा फाजली की वो गज़ल है ना, ज़िंदगी जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है।
तो जो आपने कहा कि खोने के बाद ही उसकी क्या इम्पोर्टेंस हमको समझ में आती है, तो ये बात सही है। चाहे वो बात हम रिश्तों की करें और चाहे हम बात वो किसी चीज़ या वस्तु की करें, ये ख़ास बात है। और अगर ये समझदारी आ गई कि जो अभी है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो शायद ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। चलिए अब सुनते हैं आगे का गीत। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता किन के लिए आँखें तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। आज अगर भर आई हैं बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी, जी, जाने कहाँ गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। सुनील जी, इन पंक्तियों को थोड़ा सा समझाइए प्लीज। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। और जो आपने कही है बात आँख और बूंद की, तो हर बदरी बरसती नहीं और हर आँख तरसती नहीं, दोनों बातें हैं। और जहाँ तक बूंद का प्रश्न है, तो हम ये कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घट भर जाता है। बूंद इतनी इम्पोर्टेंट है, बूंद बूंद से घट यानी घड़ा भर जाता है, और बूंद बूंद से पानी घट जाता है, यानी कि अगर पानी रिस रहा है बूंद बूंद करके, तो घड़ा ख़त्म भी हो सकता है। और इसलिए जब ये बात है कि आँख में जो पानी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए गुलजार की ही एक बात है कि हम नहीं जानते कि कौन सा आंसू कब कहाँ छुपा है और कौन सा आंसू कब क्या कह रहा है। इसलिए हमारी अपनी पंक्तियाँ हैं जिसे हम पढ़ना चाहेंगे कि आंसू के संदर्भ में हैं, कि क्योंकि आँख खुद आँख का तल भी देखती है और आँख आँख का जल भी देखती है। इसलिए हमारी पंक्तियाँ हैं। आपको प्रश्न थोड़े आपके चेहरे पर यह भाव आए कि जल और थल का क्या मतलब है, तो अब इन पंक्तियों के साथ में उसको समझिए कि छुपा हुआ आँखों का पानी कब आंसू बन जाता है। प्रश्न किया था ना आपने, गीत में आई है ना लाइनें, छुपा हुआ आँखों का पानी कब आंसू बन जाता है, कभी पलक तक आते आते थमता और जम जाता है, कभी पलक तक आते आते थमता और जम जाता है। इसकी अपनी ही पीड़ा है, अपनी ही हठधर्मी है, इसकी अपनी ही पीड़ा है, अपनी ही हठधर्मी है, लेकिन क्या इसकी भाषा को हर कोई पढ़ पाता है। तो आंसू की भाषा को हर कोई नहीं पढ़ सकता, और इसीलिए ये बात भी कहते हैं कि इन गीतों ने ही देखी है कितनी है गम की गहराई, इन गीतों ने ही देखी है कितनी है गम की गहराई, किन आँखों में कितने दिन से आंसू करते हैं पहुनाई। तो ये जो मेहमानदारी आंसू करते हैं ना, तो इन आंसुओं को पढ़ पाना, इन आंसुओं को समझ पाना उतना ही मुश्किल है। और इसीलिए गुलजार ये कह रहे हैं कि आज अगर भराई है बूंदें बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। तो आँख खुद अपनी आँख का पानी यानी आंसू के लिए तरस सकती है। आंसू का सूख जाना कहते हैं ना, एक मुहावरा है, फिर यही बात है। बहुत सुंदर समझाते हैं आप सुनील जी, धन्यवाद। आई थिंक इट इज सेफ टू से कि हम सभी को किसी ना किसी मोड़ पर यह सच लगता है
कि तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी, बस हैरान है। लेकिन ये जीवन है भी कितना खूबसूरत, इसे पूरी तरह जिए बिना, इसके हर एक उतार, इसके हर एक चढ़ाव, इसकी दी हुई खुशियाँ और गम सबको एक्सपीरियंस करे बिना हम अपनी लाइफ का असली रूप समझ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए गीत के साथ। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक, पुनः स्वागत। पिछली बार आपने जाना कि किस प्रकार गुलजार ने बिमल रॉय की फिल्म बंदनी के लिए एक गीत लिखकर अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। प्रसिद्ध कला समीक्षक और फिल्म फेस्टिवल क्यूरेटर रत्नोत्मा सेनगुप्ता, जो कि पटकथा लेखक निबिंदु घोष की बेटी हैं, बताती हैं, एंड आई कोट हर, गुलजार जो उस समय बिमल रॉय की टीम में एक लेखक के रूप में नए नए शामिल हुए थे, उन्होंने निबिंदु घोष के साथ बहुत समय बिताया था। वैष्णवी, पदावली, कीर्तन शैली सीखी और अपनाई, जो कि बंदनी के लिए उनके द्वारा लिखे गए गीत मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे साव रंग दे दे, उसमें साफ दिखाई देती है। एक मोटर मैकेनिक के रूप में गुलजार को रात में किताबें पढ़ने की आदत थी, जो वो 4 आने देकर किराए पर लेते थे। उन्होंने उस समय टैगोर और शरद चंद्र को भी पढ़ा और उन्हें वे सभी बहुत पसंद भी थे। बाद के वर्षों में जब वो निर्देशक बने तो उसका प्रभाव उनकी फिल्मों के लिए चुनी गई कहानियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बंदनी से एक कवि गीतकार की यात्रा जो शुरू हुई तो आगे चलकर देश के सबसे मशहूर और सफल पटकथा लेखकों और फिल्म निर्देशकों में से एक बन गई। मोरा गोरा अंग लैले ने लता एस.डी. बर्मन की जोड़ी की वापसी और एक नए कवि गुलजार के आगमन को चिन्हित किया, लोगों को पता चल गया। ये गीत हिट हुआ और गुलजार के लिए धीरे धीरे बंगाली फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों और डायरेक्टर्स लाइक ऋषिकेश मुखर्जी, देबू सेन, हेमंत कुमार और सलील चौधरी के साथ तो गुलजार को गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिल गया, जिसमें उन्होंने 2 दूनी 4, बीवी और मकान, खामोशी और राहगीर जैसी फिल्मों में लिखा। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। तो गुलजार ने एस.डी. बर्मन के साथ फिर काम क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल उठता है, लोग जानना चाहेंगे, जिन्होंने उन्हें पहला ब्रेक दिया था। दरअसल शैलेंद्र की मृत्यु के बाद एस.डी. बर्मन के लिए आनंद बख्शी और नीरज ने बहुत जल्दी खाली जगह को भर दिया और फिर बाद में योगेश आ गए, गीतकार। गीतों को अपने तरीके से लिखे जाने के बारे में सचिंदा भी बहुत खास थे और उन्हें सिर्फ सेट के लोगों के साथ ही सहजता महसूस होती थी। लेकिन अगर कोई निर्माता गुलजार को सचिंदा के पास लाता और कहता कि वो उनके साथ गीत लिखवाना चाहते हैं तो यकीनन सचिंदा इसके लिए भी तैयार हो जाते, पर दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। और इस बीच गुलजार आर.डी. बर्मन के करीब हो गए। गुलजार की फिल्म परिचय थी, जिसमें गुलजार और आर.डी. बर्मन ने एक साथ काम किया। गुलजार ऋषिकेश मुखर्जी, हेमंत कुमार, सलील चौधरी के साथ ही जुड़े थे। स्वतंत्र बॉम्बे निर्माताओं द्वारा उन्हें एंगेज नहीं किया जा रहा था। इधर गुलजार भी एक गीतकार के रूप में कैरियर बनाने की बजाय एक निर्देशक के रूप में फिल्म बनाने पर ज़्यादा काम कर रहे थे। मुझे लगता है ये सारे कारण थे जिन्हें गुलजार ने बिजी कर दिया और इसी वजह से सचिंदा के साथ वो आगे काम भी नहीं कर पाए। पर मजे की बात यह है कि गुलजार की राखी के साथ शादी में एस.डी. बर्मन ने बतौर पुजारी के तौर पर अधिकार निभाए थे। जी हाँ, उन्होंने शादी कराई। दरअसल एस.डी. बर्मन को पुजारी का रोल क्यों निभाना पड़ा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। गुलजार ने सभी मेहमानों को आमंत्रित किया था और प्रोड्यूसर गोगी आनंद को पंडित लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर गोगी आनंद इतने व्यस्त हो गए कि पुरोहित को बुलाना ही भूल गए। सारी सामग्री लेकर के तो वो आए, लेकिन शादी कराने के लिए पंडित को लाना उन्हें याद नहीं रहा। चूंकि मुहूर्त पहले से ही तय था, इसलिए नए पंडित का इंतजार भी नहीं किया जा सकता था, तो लिहाजा श्लोकों को जानने वाले सबसे करीबी ब्राह्मण थे सचिन देव बर्मन। हाँ, उन्होंने फिर गुलजार और राखी की शादी कराई और म्यूजिक कंपोजर से मैरिज कंपोजर बन गए सचिंदा। बिमल रॉय के मार्गदर्शन में गुलजार ने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने गुरु की फिल्मों के लिए कभी कभार गीत भी लिखे और गुलजार ने जल्दी पटकथा लेखन और फिल्म निर्माण की बारीकियों को समझ लिया। ऋषिकेश मुखर्जी, असित सेन जैसे प्रतिभाशाली और सफल निर्देशकों के साथ काम करते समय उन्हें आनंद, आशीर्वाद, चुपके चुपके, खूबसूरत, गुड्डी और बावर्ची जैसी कुछ यादगार फिल्मों की पटकथा और संवाद बनाने की मदद भी की उन्होंने। और फिर गुलजार ने 1971 में बनी फिल्म मेरे अपने के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जो तपन सिन्हा की बंगाली हिट फिल्म अपंजन की रीमेक थी। एक ऐसी फिल्म
जिसने राजनीतिक निहित स्वार्थों द्वारा रची गई हिंसा के भंवर में फंसे दिशाहीन कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों के गुस्से को तलाशा। साहित्य की मजबूत पकड़ ने गुलजार को क्लासिक्स को फिल्मों में ढालने में मदद की थी। बंगाली साहित्य से गुलजार के अच्छी तरह से परिचित होने की वजह से उन्हें उस स्रोत से बहुत कुछ सीखने को भी मिला और इस तरह उनकी फिल्में अपने बारीकी से बनाए गए किरदारों और दमदार पटकथाओं तथा संवादों के लिए मशहूर रही, आज तक मशहूर हैं। जया बहादुरी और जितेंद्र अभिनीत फिल्म परिचय राजकुमार मैत्रा के बंगाली उपन्यास रंगीन उतरैन पर आधारित थी और हॉलीवुड और ब्रॉडवे म्यूजिकल द साउंड ऑफ म्यूजिक से प्रेरित थी। फिल्म खुशबू, जिसमें हेमा मालिनी और जितेंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई थी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगाली उपन्यास पंडित मोशाय से रूपांतरित की गई थी। फिल्म किताब और नमकीन समरेश बासु के उपन्यासों पर आधारित थी। 1987 में बनी इजाजत फिल्म सुबोध घोष की एक बहुत छोटी कहानी जतुगृह से प्रेरित थी और गुलजार ने अपनी प्रतिभा के अनुरूप कहानी में व्यापक बदलाव और परिवर्तन भी किए और माया, जो फिल्म की नायिका थी, उसके चरित्र को पेश किया तथा स्थितियों और कोणों को जोड़कर इसे सबसे अधिक विचारोत्तेजक फिल्मों में से एक बनाया। गुलजार की फिल्म लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की शुद्धितोपाषाण भूखे पत्थर से प्रेरित थी और इसमें डिम्पल कपाड़िया और हेमा मालिनी ने शानदार अभिनय भी किया था। 1975 आया जब फिल्म बनी आंधी, जिसमें दो बेहतरीन कलाकार सुचित्रा सेन और संजीव कुमार ने अपने अनोखे ढंग से शानदार भूमिकाएं निभाई। फिल्म कमलेश्वर के हिंदी उपन्यास काली आंधी का स्क्रीन रूपांतरण था। यह भी उस वक्त दौर था कि शायद फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि आंधी फिल्म की मुख्य नायिका उस दौर के प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी से मिलती जुलती थी, पर हुआ भी और नहीं भी हुआ, वो अलग कहानी है। जब साहित्य को सिनेमा में ढालने की बात आती है तो कई बार आपको लगता है कि किताब बेहतर थी, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि गुलजार खुद लेखक हैं, वे कहानी के साथ न्याय करते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं, इसीलिए ये कहना मुश्किल हो जाता है कि किताब बेहतर है या फिल्म। तो बस गुलजार के साथ गीतों के बोल बड़े अनमोल का सफ़र यहीं खत्म होता है। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म फिल्म आती मेरे साथी के गीत में, जिसके बोल है दुनिया में रहना हो तो काम कर प्यारे, गीतकार हैं आनंद बख्शी। दरअसल हाथी मेरे साथी सुपरस्टार राजेश खन्ना के दौर की एक बड़ी सफल फिल्म थी। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। ये पंक्तियां तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। हमारे यहाँ ये कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और इसीलिए संस्कृत की पंक्ति है ना, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कि जब तक आप काम नहीं करते, जब तक आप उद्योग नहीं करते, तब तक आपका काम भी पूरा नहीं होता। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल, हमारे साथ चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।